अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिजिक्स लेसन में आज हम वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी के टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड में क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स में मौजूद है। और यही टॉपिक पंजाब, KPK, सिंध, बलूचिस्तान और कैम्ब्रिज की क्लास 10th में मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आपको एनर्जी ऑफ वेव बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ रिपल टैंक और V इक्वल टू F लैम्डा प्रूव करना अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आज हम बात करते हैं जी कि वेव इक्वेशन को किस तरह से ड्राइव किया जा सकता है। वेव इक्वेशन बेसिकली V इज इक्वल टू F लैम्डा। अब यहाँ पे देखें व्हाट इज V। V जो है वो स्पीड ऑफ वेव है, ठीक है, स्पीड ऑफ वेव है, ठीक है। इसको हम डिटेल में भी स्टडी करते हैं कि ये किस तरह से होगी। इसी तरह F जो है वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी पे भी डिटेल में बात करते हैं। इसी तरह से L जो है वो क्या है, लैम्डा, ठीक है, जिसको हम वेव लेंथ कहते हैं। वेव की लेंथ कितनी है, वेव लेंथ, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ग्रीक लेटर है लैम्डा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास फर्ज करें हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, इसके साथ मैंने एक स्ट्रिंग, एक धागा बांध दिया, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ पे मैंने एक धागा या एक रस्सी जो है वो बांध दी इस तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर। अब रस्सी का दूसरा एंड जो फर्ज करें स्ट्रेट है, ठीक है, इस तरह से। अब रस्सी का जो दूसरा एंड है वो हाथ में है और उसको हम इस तरह से मूव करा रहे हैं कि पहले हम अपवर्ड लेकर जाते हैं एंड देन अगेन डाउनवर्ड। जितनी लाइन यानी मीन पोजीशन से ओरिजिनल पोजीशन जितना आप अपवर्ड लेकर जाएंगे उतना ही अगर आप डाउनवर्ड लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास एक वेव प्रोड्यूस होगी, आपके पास एक वेव प्रोड्यूस होगी जो कि इस तरह की होगी, जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया, वो इस तरह से वेव होगी। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम देखते हैं जी कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। अब ये वेव की स्पीड है, ये वेव इस तरह से ट्रेवल करी है, ये इसकी स्पीड है, ठीक है। और इसी तरह से एक और चीज हम देखते हैं विच इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं जी, वेव लेंथ, यानी जो हॉरिजॉन्टल वे में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहलाएगा, आपका वेव लेंथ लैम्डा। यानी ये जो है वेलोसिटी हो जाएगी, जिस स्पीड के साथ ये मूव करी है वेलोसिटी, ठीक है। चले हम इसको सिंपल V कह देते हैं। और इसी तरह से जो इसने, यानी आप फर्ज करें ये पार्टिकल जो है छोटे छोटे स्ट्रिंग के ऊपर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनको हम कहते हैं जी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर हैं। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे, यानी ऊपर ड्यूरिंग वेव मोशन जो अपवर्ड पार्टिकल हैं, जो अपर हाफ है इसका ये कहलाता है हमारे पास क्रेस्ट, और जो लोअर हाफ है ये हमारे पास कहलाता है ट्रफ। अब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के अंदर वेव जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल किया है ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास कहलाएगा वेवलेंथ। ये हमारे पास क्या है, वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास है जी लैम्डा। अब हम जानते हैं कुछ टर्म्स है जो कि हम हमारे यहाँ पे अंडरस्टैंड करना जरूरी है। हम कहते हैं जी कि एक वेवलेंथ यानी एक क्रस्ट और एक ट्रफ को ट्रेवल करने के लिए, यानी पास करने के लिए या प्रोड्यूस होने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल एक क्रस्ट और एक वेव, एक ट्रफ प्रोड्यूस करने में जो टाइम लगा वो 2 सेकंड था, तो इसका इस वेव का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 सेकंड, ठीक है। इसी तरह से आपके पास एक टर्म है फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास कि एक सेकंड के अंदर जितनी वेवलेंथ पास करेंगी, एक सेकंड, देखें टाइम पीरियड तो हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की थी कि टाइम पीरियड जो है इसका क्या था, जिसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम पीरियड इसका था 2 सेकंड, यानी एक वेवलेंथ पॉइंट ए से
पॉइंट बी तक आने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में इस वेवलेंथ को जितना टाइम लगा, जो कि एक कंप्लीट वेवलेंथ है, वो टाइम क्या है 2 सेकंड, और फ्रीक्वेंसी क्या है 1 सेकंड। मैंने अगर आप देखें कि एक वेवलेंथ 2 सेकंड में पास की है, तो 1 सेकंड में कितनी वेवलेंथ पास करेगी, जाहिर है हाफ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड देखूं तो हाफ किस तरह से आ सकता है, फ्रीक्वेंसी को अगर मैं टाइम पीरियड से डिवाइड कर दूं 1 आवर 2, मीन के 1 आवर 2 सेकंड, मीन के 1 सेकंड में कितनी वेवलेंथ पास करेगी, हाफ, 0.5 वेवलेंथ जो है पास करेगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 0.5 हर्ट्ज, क्योंकि 1 आवर सेकंड किसके इक्वल होता है, हर्ट्ज के इक्वल होता है। तो आप देखें जी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 0.5 हर्ट्ज। अब हम देखते हैं कि अगर लेट सपोज हमने स्पीड मालूम करनी हो इस वेव की, ये स्पीड कितनी है, तो आपने 9th क्लास के अंदर ये बातें पढ़ रखी हैं, स्पीड v इज, यानी हम वहां पे एस से डिनोट करते हैं, एस डिस्टेंस होता है, एस इज इक्वल टू वी टी होता है। और अगर आपने लेट सपोज हम v की टर्म से बात कर लेते हैं, स्पीड किसके इक्वल हो जाएगी, डिस्टेंस आवर टाइम के इक्वल। अब यहाँ पे अगर हम रिप्लेस करें इन चीज़ों को जो कि अकॉर्डिंगली इनके अब जो प्रॉपर चीज़ें हैं, यानी प्रॉपर जो टर्म्स हमने यूज़ की हैं, यानी हम यूं बात करना चाह रहे हैं जो स्पीड है उसको हम v लिख रहे हैं, जबकि डिस्टेंस जो है वो लैम्डा के इक्वल है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, ये लैम्डा के इक्वल है, और t यहाँ पे टाइम पीरियड जो कि कैपिटल T से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T के साथ। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक और बात देखी कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स है, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 आवर t होता है। यानी अगर आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो आपको टाइम पीरियड मालूम होना चाहिए, टाइम पीरियड मालूम करना तो फ्रीक्वेंसी मालूम होनी चाहिए। या आप रिलेशन की बात करें तो टाइम पीरियड अगर ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो यहाँ से मालूम होता है जी कि अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लूँ, v इज इक्वल टू लैम्डा आवर लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 आवर टी, मल्टीप्लाई बाय 1 आवर टी, जो कि मैं इस इक्वेशन को रीफ्रेज कर सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास ये इस तरह इसकी शेप जो बन जाएगी कुछ इस तरह से बन जाएगी। थोड़ा सा हम इसको ड्रैग डाउन कर लेते हैं। इसकी शेप जो बन जाएगी हमारे पास क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू 1 ओवर टी किसके इक्वल है, f के इक्वल है। तो यहाँ पे 1 ओवर टी की वैल्यू लगा दें, v इज इक्वल टू लैम्डा f, और v इज इक्वल टू f लैम्डा, वेयर v क्या है, स्पीड ऑफ द वेव है, f जो है वो फ्रीक्वेंसी, आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है, और लैम्डा जो है वो क्या है, वेवलेंथ। तो अगर आप यहाँ पे इस रिलेशन को अगर आप देखें तो जो स्पीड का यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर फी सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद लैम्डा जो कि वेवलेंथ है मीटर में आएगा। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो पर सेकेंड होती है। ठीक है, पर सेकेंड इनटू, अगर आप इनकी साइंस भी चेक करना चाह रहे हैं कि अगर ये दोनों साइड्स के साइंस इक्वल ही आते हैं, यानी यहाँ से वेलोसिटी किस तरह से इक्वल हो जाएगी एफ लैम्डा के, तो अगर आप लैम्डा को चूंकि आप मीटर में लेते हैं तो देखिए मीटर फी पर सेकेंड इज इक्वल टू पर सेकंड, यानी एस अब -1 नीचे क्या हो जाएगा +1, तो मीटर पर सेकंड। यहाँ से हमें समझ आती है जो आपकी वेवलेंथ है, जो आपकी वेलोसिटी ऑफ द वेव होगी वो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो ये थी हमारे पास वेव इक्वेशन। डज वेव कैरी एनर्जी, यानी क्या वेव्स जो है वो अपने साथ एनर्जी कैरी करती है, इस पे बात करेंगे। अब अगर आप देखें इस चीज को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो कि अक्सर बच्चे करते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास आपके साइड्स पे एक तालाब है, जिसको मैं चले ब्लू कलर के साथ जो है वो शो करता हूं। ये आपके पास तालाब है, तो इसके अंदर डेफिनेटली तालाब को अगर आप देखें तो बहुत सारे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब इस तालाब के अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो है वो लेट्स सपोज एक कॉक रखते हैं, यानी एक लकड़ का एक टुकड़ा रखते हैं, जिसको मैं यहाँ पे जो है वो चलें येलो कलर के अंदर शो कर देता हूँ। ये एक हमने लकड़ का पीस रखा हुआ है इसके अंदर, जो कि पानी चूंकि मूव नहीं कर रहा तो इसलिए वो कॉक का टुकड़ा जो है एक ही पॉइंट पे खड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो है वो एक पत्थर फेंकते हैं। अब सबसे पहली बात है कि वेव क्या होती है, यानी सबसे पहली बात है कि वेव क्या, आपने यहाँ से पत्थर थ्रो कराया जो कि इसके ऊपर हम फेंक रहे हैं। वेव इज द डिस्टर्बेंस इन मीडियम, यानी किसी भी मीडियम क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे मीडियम है तो पानी है, यहाँ पे वेव की बात की जाएगी। मीडियम आपका हवा हो सकता है, जैसे साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है, आवाज होती है। इसी तरह मीडियम आपका जो है वो जो है स्ट्रिंग यानी कोई रस्सी हो सकती है। तो मीडियम कोई भी हो सकता है। जब भी आप किसी मीडियम को डिस्टर्ब करेंगे तो वेव प्रोड्यूस होगी। अब हमने क्या किया जी, पत्थर जब फेंका तो आप देखेंगे जब पत्थर आएगा तो पत्थर लेट सपोज यहाँ पे हमने सेंटर में फेंका, जब पत्थर यहाँ पे आएगा तो अब आप अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आपके पास वेव प्रोड्यूस होंगी इस तरह से सर्कुलर फॉर्म के अंदर, जो कि चारों तरफ जो है वो और एक्सपैंड करती जाएंगी। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो है वो बड़ी होती जा रही है, लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे जैसे जैसे एक्सटेंड करती जाती हैं तो ये थोड़ी सी जो है वो इनकी लहर जो है वो हल्की होती जाती है, यानी लहरों में जो है फर्क आना शुरू हो जाता है।
उसके बाद आप देखेंगे जब ये इस कॉक तक पहुंचेगी तो आप देखेंगे कॉक जो है वो अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर दे, यानी कॉक की मोशन इस तरह से हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से व्हाइट कलर में शो कर दूं तो कॉक जो है वो अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देगा जब ये वेव उस कॉक तक पहुंचेगी। तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये बात तो समझ आ जाती है कि वेव जो है वो अपने साथ एनर्जी को कैरी करती हैं। इसी वजह से कॉक जो है, यानी पत्थर आपने यहाँ पे फेंका लेकिन कॉक तो बहुत दूर पड़ा था, लेकिन वो एनर्जी ट्रांसफर होती होती एक पार्टिकल से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, और फाइनली वो एनर्जी उस पार्टिकल पे चली गई जिन पार्टिकल के ऊपर जो आपका ये कॉक जो है वो प्लेस हुआ था, और उन पार्टिकल्स ने भी वाइब्रेट करना शुरू कर दिया टू एंड फ्रो, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं जी वेव जो है वो एनर्जी कैरी करती है। लेकिन ये फिनोमेना कैसे होता है, इसको अगर आप थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक व्यू पे देखते हैं, यानी थोड़ा सा डिटेल क्लोज शॉट इसका अगर हम ले, तो हम ये यूं कह सकते हैं कि लेट्स सपोज ये जो मॉलिक्यूल थे ये डिस्टर्ब नहीं थे, ये एक पानी के अंदर मौजूद थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, लेट्स सपोज वो पार्टिकल जहां पे हमने पत्थर फेंका वो पार्टिकल्स ये पोजीशन में थे, ठीक है। इस तरह से उनके दरमियान, आपको पता है वाटर के दरमियान जो है वो फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो इनको आपस में जोड़े रखती हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि जो पत्थर फेंका, जब वो पत्थर यहाँ पे आया, ठीक है, सर्कल गोल फॉर्म चलें, सर्कुलर फॉर्म में है तो ये ओवल फॉर्म में है, ये सर्कुलर फॉर्म में है। जब ये पत्थर यहाँ पे आया तो इसने इन मॉलिक्यूल्स को डाउनवर्ड एक्सप्रेस किया, क्योंकि आप जानते हैं कि पत्थर का मास है, जब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, क्या बना देगा, वेट। अब आप जानते हैं W=mg, यहाँ पे एज इन द फॉर्म ऑफ फोर्स एक्ट करिए जो कि डाउनवर्ड, ठीक है, फोर्स के तौर पे एक्ट करिए। जब इस पत्थर को आपने डाउनवर्ड फेंका तो आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल, जब ये पत्थर जाएगा नीचे, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है उनको डिस्टर्ब करेगा, यहाँ से मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यानी डिस्टर्बेंस एक इस तरफ डिस्टर्बेंस ट्रांसफर होगी, इस तरफ ट्रांसफर होगी, इस तरफ ट्रांसफर होगी, यानी चूंकि पत्थर गोल है और इसके तमाम तरफ मॉलिक्यूल्स मौजूद है तो वो डिस्टर्बेंस तमाम मॉलिक्यूल्स को क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। अब वो जो आपने मॉलिक्यूल को जिनको डिस्टर्ब किया उसने नेक्स्ट मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब किया, नेक्स्ट ने उससे नेक्स्ट को, और इस तरह से, और मॉलिक्यूल टू एंड फ्रो, यानी तमाम मॉलिक्यूल्स अगर आप देखेंगे तो यानी टॉप और डाउन में मूव करें, यानी अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देंगे। तो इन द फॉर्म ऑफ वेव अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ यानी सर्कुलर फॉर्म में ये वेव जो है, यानी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, यानी इस तरह, यानी अगर आप देखेंगे तो इस तरह से, यानी जैसे एक वेव होती है, फिर इस स्टेप में, फिर अगले स्टेप में आप देखेंगे तो वो जो है ये पार्टिकल्स जस्ट वापस आ जाएंगे स्टैटिक फॉर्म में, और ये मूव करना शुरू कर देंगे, फिर ये वापस आ जाएंगे, और इसके बाद ये। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ जो सर्कुलर फॉर्म के अंदर वेव जो है प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ से हमें ये बात समझ आ जाती है कि जब आप किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो, यानी डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, ठीक है, तो उसके केस में वो डिस्टर्बेंस थ्रू आउट उस मीडियम के बाकी पार्टिकल्स तक भी ट्रेवल करती है, यानी पार्टिकल्स खुद मूव नहीं करते बल्कि अपनी सिर्फ डिस्टर्बेंस जो है वो अगले पार्टिकल्स तक मुंतकिल कराते हैं। बिकॉज ये जो आपने डिस्टर्बेंस लगाई है, फोर्स लगाई है, कहाँ गई, तो ये फोर्स जो है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब हम वेव्स की बात करते हैं, चाहे वो साउंड वेव्स हो या मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई भी वेव्स हो, तो वो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं अपने साथ एनर्जी। तो यहाँ पर हम एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वेव्स में, या उनकी जो इंटेंसिटी होती है, किस तरह उनका रिलेशन होता है इंटेंसिटी और एनर्जी का, और एनर्जी जो है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, कब इंटेंसिटी ज्यादा होगी और कब जो है वो कम होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट देखें, assume some kind of waves passing through an area of 6 meters square in 3 seconds। ये इतना एरिया हमें गिवन है 6 मीटर स्क्वायर, और 3 सेकंड्स टाइम गिवन है कि इतने टाइम में वेव्स पास हो रहे हैं इस एरिया से। इतना एरिया है 6 मीटर स्क्वायर और 3 सेकंड्स में उससे कुछ वेव्स पास हो रहे हैं। इन कोई भी वेव्स हो सकते हैं, आप इसको कोई जनरली कोई भी वेव्स कंसिडर कर सकते हैं। इफ एनर्जी कैरिड बाय द वेव्स इज 22 जूल्स, अगर इतने टाइम में यहाँ पर 22 जूल्स एनर्जी ट्रांसफर हो गई, कैलकुलेट इट्स इंटेंसिटी। तो हमने ये फाइंड करना होगा कि इन वेव्स की इंटेंसिटी क्या है। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर एरिया ड्रा कर ले, कोई भी आप क्लोज्ड लूप फॉर्म में कंसिडर कर ले, ये एरिया है, सपोज हम एरिया ड्रा कर रहे हैं, यहां से सपोज कुछ वेव्स आ रहे हैं, वेव्स इनको हम यूं एरो फॉर्म में शो कर रहे हैं, ये उनकी डायरेक्शन है, ये वेव्स आ रहे हैं इस एरिया से पास हो रहे हैं। सो जब देखें इससे वेव्स पास होते हैं
सो हम एनर्जी ट्रांसफर किसकी कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ इस एरिया की, कि इस एरिया से इसके अंदर ये जो बाउंड्री हमने ड्रॉ की है इसके अंदर जितने वेव्स पास हो रहे हैं उनकी इंटेंसिटी हमने देखनी है, यानी बाकी इसके बाहर भी वेव्स हो सकते हैं लेकिन उनकी हमने इंटेंसिटी और एनर्जी जो है वो काउंट या कैलकुलेट नहीं करनी है, हम जस्ट इस एरिया के अंदर देखेंगे। सो इसका जो एरिया है वो हमें गिवन है, वो 6 मीटर्स स्क्वायर है, 6 मीटर्स स्क्वायर। टाइम गिवन है, कितने टाइम में ये वेव्स पास हो रहे हैं, या हमने देखा कि जो वेव्स हैं वो हमने 3 सेकंड्स के लिए ऑब्जर्व किए, 3 सेकंड्स के लिए हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ से वेव्स पास हो रहे हैं। एनर्जी इनकी गिवन है, एनर्जी जो गिवन है इनकी वो है 22 जाउल्स, 22 जाउल्स इतनी एनर्जी पास हो रही है। सो इंटेंसिटी कितनी होगी इन वेव्स की वो हमने सिंपली कैलकुलेट करनी है। सो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा यहाँ पर लेके आप डेटा कि इस प्रॉब्लम में कौन कौन सी क्वांटिटीज हमें नोन है और इससे किस तरह हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं द अननोन वैल्यू। सो फर्स्ट गिवन है हमें एरिया ऑफ द क्लोज्ड फिगर, एरिया को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और वो है 6 मीटर्स स्क्वायर, 6 मीटर्स स्क्वायर। टाइम गिवन है टी, स्मॉल टी, वो है 3 सेकंड्स, 3 सेकंड्स। और एनर्जी गिवन है कि इतने टाइम में कितनी एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर हो रही है, पास हो रही है, 22 जाउल्स एनर्जी पास हो रही है। सो हम देखेंगे कि इन वेव्स की इंटेंसिटी क्या है, कैपिटल आई से इसको डिनोट करते हैं। इंटेंसिटी इनकी क्या है, कितनी इंटेंसिटी है इनकी, अमाउंट कितनी, उसकी मैग्नीट्यूड कितना है। सो देखिए, जब हम बात करते हैं एनर्जी और इंटेंसिटी की मैथमेटिकल रिलेशन की, सो एक्चुअली जब हम इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किसी भी यूनिट एरिया से, यूनिट एरिया मीन 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट एरिया से 1 सेकंड में कितनी एनर्जी पास हो रही है उसको हम डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी। यानी हम यूं लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो एक्चुअली इक्वल है, इंटेंसिटी इज एक्चुअली इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर्ड, ई ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया, या यहां पर हम लिख लेते हैं ए पर यूनिट एरिया इन 1 सेकंड, यहां पर टाइम आ जाएगा। यानी एक यूनिट एरिया से 1 सेकंड में कितनी एनर्जी पास हो रही है इसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। सो इंटेंसिटी देखिए अब यहाँ पर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये सारी चीजें हमें गिवन है, तो जस्ट हमने इसकी फिजिकल मीनिंग देखनी होती है कि अगर इंटेंसिटी ज्यादा हो तो इसकी क्या मीनिंग होगी और इंटेंसिटी कम हो तो उसकी क्या मीनिंग होगी। सो यहाँ पर देखिए अब अगर हम इनमें वैल्यूज पुट कर लें, आई इंटेंसिटी वो इक्वल हो जाएगी किसके, एनर्जी हमें गिवन है 22 जॉल्स, एरिया गिवन है 6 और जो टाइम गिवन है वो है 3 सेकंड्स, 3 सेकंड्स। सो 22 को हम डिवाइड करेंगे 18 पर, क्योंकि नीचे जो है 6 ये डॉट नहीं है बल्कि ये मल्टीप्लिकेशन है, एक्चुअली दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी ये एक्चुअली पॉइंट नहीं है, सॉरी पॉइंट नहीं है बल्कि मल्टीप्लिकेशन है। सो आप देख रहे हैं कि इंटेंसिटी की वैल्यू जब हम यहां से देखते हैं सो वो आ जाएगी 22 डिवाइडेड बाय 6 3s are 18। सो अगर आप 22 को 18 पे डिवाइड करते हैं किससे क्या आता है, 22 को हम डिवाइड करते हैं 18 पर, 22 डिवाइडेड बाय 18 इससे आ जाएगा 1.22, 1.22। यानी जो यहां पर हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू आ रही है, इंटेंसिटी इन वेव्स की जो इंटेंसिटी है वो है 1.22। ये तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब यूनिट क्या होगी, देखें यूनिट हम यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो एनर्जी है उसकी यूनिट देखिए जाउल है और नीचे हमारे पास एरिया है और टाइम। तो अगर आप देखें पावर का फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें P इज इक्वल टू W/T, वर्क डन इन यूनिट टाइम। सो वर्क डन की जाउल है और डिवाइडेड बाय टाइम की सेकंड्स है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एनर्जी है इसकी जाउल और डिवाइडेड बाय टाइम इसकी है सेकंड। सो इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, वाट, क्योंकि पावर की जो यूनिट है वो वाट है, यानी जाउल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो इन दोनों की जगह वाट आ जाएगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, इनकी जगह वाट आ जाएगा डिवाइडेड बाय एरिया की यूनिट हमारे पास है मीटर स्क्वायर। सो जो इंटेंसिटी उसकी यूनिट हो जाएगी वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअली पावर है वो इतना है, 1 मीटर स्क्वायर से इतना पावर, यानी पावर का मतलब फिर ये होगा कि इतनी एक्चुअली इतनी एनर्जी पर यूनिट टाइम पास हो रही है पर यूनिट एरिया।
सो अगर हम देखें कि 6 मीटर स्क्वायर से इतनी एनर्जी पास हो रही है, तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर हो तो फिर उससे एनर्जी जो है वो एक सेकंड में कितनी पास होगी, 1.22। तो एक्चुअली फिजिकल मीनिंग इसकी ये है कि जितनी भी साउंड एनर्जी हो या आपके पास दूसरे वेव्स हो, तो जितनी उनकी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ये वैल्यू ज्यादा आ रही है, उसका मतलब है कि वो ज्यादा इंटेंस है, यानी वो कम टाइम में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। हम कहते हैं कि वो ज्यादा एनर्जेटिक हैं। और जिनकी ये वैल्यू कम आएगी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो वो कम एनर्जेटिक होंगे, लेस एनर्जेटिक होंगे और एक सेकंड में वो स्मॉल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करेंगे।